जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसे घबराने का नहीं, बिल्कुल लीगल साइन। यहाँ साइन कर दो, यहाँ नहीं, यहाँ से। हाँ ये साइन है ना, ना ढंग से, अच्छा ढंग से लिखो, पढ़ने वाले को पता रहे है ना कि भैया मानस ने साइन किए हैं। ढंग से लिखो यहाँ पे आके, ये हाँ यहाँ लिख दो MANAS, नीचे अपना नाम लिख दिया है, पक्का ऐसी साइन है ना। सबके सामने सबूत के तौर पे मानस ने क्या कर दिया सर, साइन कर दिया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस द डिविडेंड। कितने रुपए का डिविडेंड? हाँ डिविडेंड 1.75 रुपीज पर इक्विटी, और 1 रुपए इक्विटी की वैल्यू है, उनके फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो 1.75 कितने परसेंट हो गए? 175%। फेस वैल्यू 1 रुपए, तो 1.75 175 हो गया ना। अब टाटा पावर अनाउंस कर देगा हमने 175% का डिविडेंड दिया, सुनने वाले सुनेंगे अरे भैया 175, बैंक तो 3% देता है बस। ये चीजें पढ़ ली थी। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, ठीक है ना, राइट। जल्दी बोलना क्या कोड लिखवाया था इसका मिस्टर चालू, बोलो मुन्ना मुन्नी। मिस्टर चालू, हाँ मिस्टर चालू बार बार बोले तो रिकरिंग है ना, पैसे जमा कर बचत करते हैं। तो भैया आज हमें पढ़ना है कमर्शियल बैंक का एक तो ये वाला मुद्दा कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अलावा बैंक क्या करता है, लोन भी देता है। और बैंक के कुछ चटपटे फंक्शन होते हैं, यूटिलिटी फंक्शन और एजेंसी फंक्शन, वो पढ़ने हैं। तो हमारा बैंकिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। तो पढ़ते हैं सर, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ से, लैंडिंग मनी। सर कोई बताने वाली बात ही नहीं है सर, बैंक का काम ही क्या है सर? हाँ बैंक का काम ही क्या मुन्ना मुन्नी? सर बैंक का काम है लोन देना, है ना। बैंक का बिजनेस जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया वही है कि भैया सस्ते दाम पर तो पैसा डिपॉजिट लो और महंगे दाम पर लोन दो। यानी कि जब आम आदमी से सेविंग के खाते में, एफडी के खाते में पैसे जमा करवाओ, डिपॉजिट्स लो, तो लो मान लो 4%, 5%, 6% पे, और जब किसी को लोन दो तो उससे ब्याज कितना चार्ज करो, 12%, 15%। तो बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंकिंग क्या होता है, बिजनेस होता है, वही उनका प्रॉफिट होता है। तो अगर पिछले लेक्चर में डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ लिया, अब लैंडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहला तरीका क्या है लोन देने का? पहला तरीका है टर्म लोन। टर्म बोले तो समय, टर्म बोले तो समय, कुछ समय के लिए हम लोन दे दिया जाता है ना। बैंक किसको देता है सर? अपने ग्राहक को, जिसके यहां पर बैंक के यहां पर जिस ग्राहक का खाता खुला है वो अपने ग्राहक को लोन दे देता है ना। समय, टर्म मतलब फिक्स पीरियड के लिए, टर्म का मतलब समय। समय क्या होगा सर? फिक्स, कि आपको 5 साल में चुकाना ही है, आपको 10 साल में चुकाना ही है, आपको 3 साल में चुकाना ही है। क्योंकि हमें टर्म फिक्स कर दी जाती है, समय फिक्स कर दिया जाता है कि इतने इतने समय में मुझे लोन चुका देना है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं सर? टर्म लोन, टर्म लोन, है ना। ज्यादातर हम देखते हैं अपने घर के लिए लोन लेते हैं, स्कूटी के लिए लोन लिया होगा हो सकता है आपने, ठीक है ना, राइट। बिजनेसमैन मशीन के लिए लोन लेता है, और हम लोग मम्मी पापा हमारे घर के लिए भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। जो रिपेमेंट है ज्यादातर लोग मंथली करते हैं, लेकिन बैंक कहता है मंथली नहीं करना चाहते, हाफ ईयरली कर लो, एनुअली कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। तो टर्म लोन सबसे फेमस लोन है जो 1 साल से लेकर 10 साल तक बैंक इशू कर देता है। हाउस लोन हो तो 15-15 साल तक भी इशू हो जाते हैं सर। फिर 2 ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बता सकते हैं पुष्पा, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या डिफरेंस हो सकता है सर? देखो दोनों, एक बात तो फिक्स है सर, दोनों ही चीज क्या है? दोनों ही चीज उधार लेने का तरीका है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें पहले डिफरेंस समझाता हूं, तुम ऑटोमेटिक समझ जाएगी दोनों में डिफरेंस क्या है। एक का नाम लिखा है ओवरड्राफ्ट, क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट का एक सिंपल नाम, पहले नाम से मीनिंग समझो इसका कि नाम क्या है तो मीनिंग क्या होगा। ओवरड्राफ्ट यानी कि जो मेरा पैसा जमा है उससे ओवर में ड्राफ्ट कर रहा हूं, ड्राफ्ट बोले तो निकाल रहा हूं, और ओवर मतलब ज्यादा निकाल रहा हूं। यानी ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि आपके खाते में 10 लाख जमा है। कितने जमा है? बैंक कह रहा है हमसे 15 लाख ले ले। बात समझ आ रही है? यानी कि जमा कितने? 10, और मैं निकाल कितने सकता हूं? 15, है कि नहीं बात? तो मजा नहीं आ जाएगा? तो एक तरीके से लोन देने का बहुत आसान तरीका हो गया भाई। लोन, अगर मुझे 5 लाख का लोन लेना होता तो मैं क्या करता? पहले लोन का फॉर्म भरता, मैनेजर को बोलता साहब लोन दे दो यार, ऐसे बड़ी दिक्कत है, मशीन लानी है, लाना बोलना, है कि नहीं बात? ओवरड्राफ्ट अगर मैं पहले से अपनी ओवरड्राफ्ट बनवा दूं कि भैया मैं 10 लाख रुपए जमा करूंगा,
है ना, राइट। तो मैं आप इतने मुझे निकालने दोगे, बैंक कह रहा हाँ जी मैं इतने रुपए निकालने दूंगा। दूसरा है कैश क्रेडिट, क्या है सर? ठीक है, इससे क्या समझ में आ रही है बात कि आपको क्रेडिट बोले तो उधार, है ना। अब तो तुम अकाउंटेंट सुपर अकाउंटेंट बन गए हो भैया, बनने वाले हो, है कि नहीं बात, राइट। क्या पता चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाओ। तो उधार, क्रेडिट मतलब उधार। तो कैश में आपको क्या दे दिया जाएगा? उधार दे दिया जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस क्या है, एक एक करके देखते हैं सर। अगर मुझे दोनों में अकाउंट खुलवाना है तो सबसे पहली बात, मैं कौन सा अकाउंट खुलवाऊंगा? ठीक है, सुनना ध्यान से। ओवरड्राफ्ट में मुझे अकाउंट खुलवाना है करंट अकाउंट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ किसको मिलती है? पिछली क्लास में बताया था मैंने, करंट अकाउंट कौन खोलता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन। आम आदमी करंट अकाउंट नहीं खोलता, आम आदमी सेविंग अकाउंट खोलता है। तो भैया एक बिजनेसमैन को ही ओवरड्राफ्ट का मजा मिल सकता है ना। तो आपको क्या खुलवाना पड़ेगा सर? करंट अकाउंट। ठीक है, यहां पर कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? यहां पर खुलवाना पड़ेगा कैश क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में अगर ये आएगा तो इन दोनों के डिफरेंस भी लिख के आने और बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। दूसरा डिफरेंस समझेंगे, दूसरा डिफरेंस पहले डिफरेंस में साथ साथ नोट करते हैं ना, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है ना। क्या कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है? इस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, है ना। अब देखो बताओ, क्या ओवरड्राफ्ट रखनी पड़ती होगी सर? बताओ। नहीं, पता क्यों नहीं रखनी पड़ती? नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में मुझे कुछ चीज गिरवी इसलिए रखनी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मुझे पता किस पे दिया जाएगा? मेरे स्टॉक पर। तो मैंने अपना स्टॉक ऑलरेडी क्या कर रखा है? गिरवी रख रखा है मेरी एफडी पर, तो इसलिए मुझे अलग से गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी डज नॉट रिक्वायर। मैं रीजन भी लिखवा रहा हूं क्यों। अपने घर के गहने, है ना, मम्मी गहने, बीवी गहने, बच्चे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पता किस पे देता है? मेरे बिजनेस के स्टॉक पर। ठीक है ना। मान लो किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो उसका स्टॉक क्या होगा? फर्नीचर स्टॉक होगा, है कि नहीं बात। हमारे टीचिंग का बिजनेस है तो ये हमारी एसेट्स हैं, फर्नीचर इज आर एसेट्स। लेकिन अगर कोई बंदा फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? स्टॉक है। तो मैं अपने काम, अपना प्रोडक्ट, अपना स्टॉक गिरवी रख देता हूं कि भैया अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मेरा स्टॉक बेच दे। नहीं, एसेट्स है। हाँ हाँ, ठीक है, जो दिखती है नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स है हमारी, तो है ना, राइट। मेरे दिमाग में जो है, तो फिर एक्चुअली में सर्विस उसमें कोई स्टॉक होता नहीं है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में स्टॉक होता है जिसका हम ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक ये जो तुम लैपटॉप और कंप्यूटर कह रहे हो जो स्टॉक है, ये पता किसके लिए स्टॉक है? जो इसका बिजनेस कर रहा है ना। समझ में आया बात। मान लो भैया हमने HCL के लिए रखा है, तो HCL के लिए स्टॉक है, हमारे लिए तो क्या है? एसेट। जो बेचता है उसके लिए स्टॉक है, जो रख के मजा लेता है, इस्तेमाल करता है, वो क्या है? अब एक वोल्टास का एसी है, वोल्टास का एसी हमारे लिए क्या है सर? एसेट्स। लेकिन वोल्टास कंपनी के लिए क्या है? स्टॉक। तो ओवरड्राफ्ट में कहते हैं हम आपके एसेट्स के ऊपर आपको वो नहीं देंगे, ओवरड्राफ्ट पैसा नहीं देंगे, आपके स्टॉक के ऊपर पैसा देंगे। जितना बढ़िया वैल्यूएशन का स्टॉक उतना ज्यादा ओवरड्राफ्ट आप निकालोगे। तो क्या लिखोगे? अलग से सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? एज सिक्योरिटी is given by shares FD। हाँ, स्टॉक को भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है ना, राइट। जो आपका स्टॉक है उसे गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में ना बात। आपकी जो शेयर्स हैं, आपके जो FD है, आप उनको बता सकते हैं भैया मेरे इतने रुपए के शेयर्स हैं किसी कंपनी के, मेरे इतने रुपए की FD है, तो आप उसी को क्या मान लो? एज अ सिक्योरिटी मान लो, है ना, राइट। तो क्या लिख दो? देयर इज नो नीड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक। इवन स्टॉक की भी सिक्योरिटी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां पे कैश क्रेडिट में क्या होगा बताओ?
यहां गिरवी रखना पड़ेगा। यहां क्या रखना पड़ेगा सर? यहां गिरवी रखना पड़ेगा, तो यहां लिखो कंपनीज स्टॉक, यानी कंपनीज स्टॉक आर यूजुअली टेकन एज सिक्योरिटी। तो याद रखें, यहां स्टॉक की सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, यहां स्टॉक की सिक्योरिटी रखी जाती है ना। जहां सिक्योरिटी रखने की जरूरत, स्टॉक की सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं हो रहा था, वहां हम एफडी और अपने शेयर्स वगैरह लगा देते हैं। लेकिन जब कैश क्रेडिट लेने जाऊंगा तो मुझे क्या गिरवी रखना पड़ेगा? असेट या स्टॉक? असेट नहीं, क्या रखना है? स्टॉक गिरवी रखना है जब मैं कैश क्रेडिट लेने जाऊंगा। डिफरेंस समझ में आ गया? राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, पॉइंट नंबर 2। तीसरा लिखेंगे सर, साथ साथ नोट करेंगे। तीसरा डिफरेंस देखो सर, सैंक्शन लिमिट्स। सैंक्शन मतलब कि कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट निकाल सकता हूं, बताओ। तो भैया बैंक ने बोला, बैंक ने क्या बोला सर? लिमिट इज सेट बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पीएनएल, बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट को देखकर लिमिट, आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को देखकर आपकी लिमिट बताई जाएगी कि अगर आपने बैंक के पास 1 करोड़ जमा कर रखे हैं तो आप 1.5 करोड़ निकाल सकते हैं, 2 करोड़ निकाल सकते हैं, क्या नहीं बात? तो बैंक आपकी बैलेंस शीट देख के वो लिमिट निकालेगा। यहां पे क्या लिमिट होगी? मैं कितने रुपए तक उधार ले सकता हूं कैश क्रेडिट से? कैश से कितने रुपए तक उधार ले सकता हूं? तो आप लिखोगे लिमिट इज सेट एज परसेंटेज ऑफ स्टॉक। जितने रुपए का आपने स्टॉक गिरवी रखा है ना, उसकी परसेंटेज के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा सर? लोन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का स्टॉक था 100 करोड़ का। 100 करोड़ वैल्यू क्या है? स्टॉक। देयरफॉर देन बैंक में गिव 90 करोड़ एज लोन फॉर कैश क्रेडिट। तो मुझे कैश क्रेडिट के नाम पर 90 करोड़ मिल सकते हैं। 10 करोड़ बैंक ने क्यों बचा लिए? कि भैया कल को तुमने ब्याज नहीं चुकाया तो इसे बेचकर कम से कम पैसा और ब्याज दोनों आ जाएगा। तो यूजली 80 से 90% तक आपको क्या मिल जाता है सर? पैसा उधार मिल जाता है एज 90 करोड़ एज कैश क्रेडिट। बात समझ में आ गई? तो एग्जांपल भी लिख लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द बैंक 80 से 90% ही आपको क्या देता है? लोन देगा, कैश क्रेडिट देगा। अगली लिमिट सर, एंड यूज कि मतलब लोन का पर्पस क्या है? एंड यूज बोले तो पर्पस ऑफ ओवरड्राफ्ट और पर्पस ऑफ सीसी। ओवरड्राफ्ट आप किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं, यूज फॉर एनी पर्पस। समझ गए पुष्पा? ठीक है। और सीसी किसके लिए जाएगा? कैश क्रेडिट यूज फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस पर्पस के लिए सीसी ले रहा हूं। जैसे नई यूनिट के लिए, कंपनी की जमीन के लिए, है ना, कंपनी के एसेट खरीदने के लिए, कंपनी के, है ना, और कामों के लिए। वो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा पर्पस क्या है सीसी लेने का। ठीक है। क्रेडिट पीरियड, मुझे उधार कितने समय के लिए दिया जाएगा? तो मुन्ना मुन्नी, बैंक ने बोला ओवरड्राफ्ट दिया जाता है अप टू 1 ईयर। आपको 1 साल के अंदर अंदर चुका देना है कि नहीं बात? राइट। कैश क्रेडिट भी 1 ईयर तक दिया जाता है, अप टू 1 ईयर, है ना। बट इसे रिन्यू किया जा सकता है एवरी ईयर, बट रिन्यू एवरी ईयर। तो ये मेरी समय अवधि हो गई, समय अवधि हो गई। ठीक है। अगला पॉइंट आता है सर, लिमिट
चेंजेबिलिटी, ठीक है। कैश को ओवरड्राफ्ट में लिमिट कभी चेंज नहीं होती। मतलब अगर आपका 1 करोड़ का बैंक में पैसा जमा है और बैंक ने कहा 1.5 करोड़ क्या निकालने ना ओवरड्राफ्ट, तो 1.5 करोड़ ही है, 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे मुन्ना? लिमिट कैन नॉट चेंज, हेंस रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। अगर ओवरड्राफ्ट आप 1.5 करोड़ का निकाल रहे हो तो 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं निकालने देंगे, लिमिट पहले से फिक्स कर दी गई है ना। लेकिन मुन्ना मुन्नी कैश क्रेडिट में अगर आप चल रहे हो, है ना, तो कैश क्रेडिट में लिमिट कीप्स ऑन चेंजिंग, लिमिट चेंज हो जाती है, लिमिट चेंज हो जाती है एज पर द वैल्यू ऑफ स्टॉक, चेंजिंग विद चेंज इन स्टॉक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू घटती बढ़ती है तो लिमिट भी घटती बढ़ती है। सर इंटरेस्ट रेट, सबसे मुद्दे की बात कि मुझसे भैया ब्याज कितना चार्ज करेगा बैंक, बैंक 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 मुझसे कितना ब्याज चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझेंगे सर। हायर देन कैश क्रेडिट, जो कैश क्रेडिट है उससे ज्यादा होगा, और कैश क्रेडिट में क्या लिखोगे सर? लोअर देन ओवरड्राफ्ट। तो ये कैश क्रेडिट से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, यहां ओडी से कम। ओडी बोले तो ओवरड्राफ्ट, सीसी बोले तो कैश क्रेडिट। ओडी बोले तो ओवरड्राफ्ट, सीसी बोले तो कैश क्रेडिट। अपनी बुक के साइड वाले पेज पर लिख लेंगे, है ना। नोट कर लिया? अब तुम दोनों समझ चुके हो। तो सबसे पहला तरीका क्या था लोन देने का? टर्म लोन। बाकी तरीके क्या है लोन देने के? बैंक, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है ना। राइट, देखो क्या लिखी है बात। जो कस्टमर करंट अकाउंट खोलता है, यानी कि वो बिजनेसमैन है, तो वो क्या कर सकता है सर? ज्यादा मनी विड्रॉ कर सकता है जितना डिपॉजिट है। यानी डिपॉजिट कितना है? डिपॉजिट 1 करोड़, तो मैं विड्रॉ कितना कर सकता हूं? विड्रॉल कैन बी 1.5 करोड़, है ना। डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी अच्छी दिखा रखी है बैंक में। राइट, ये फैसिलिटी बहुत ही ट्रस्ट वाले कस्टमर को दी जाती है, विजय माल्या को नहीं दी जाएगी, है ना। माल्या वित्त, जिसके नाम में माल्या है वो तो पैसा मारेगा ही, है नहीं बात? राइट, लेकिन तो जो भरोसेमंद लोग हैं उनको कैश क्रेडिट को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है ना। यूजुअली आपको कुछ एसेट या पर्सनल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। पर्सनल सिक्योरिटी जो हमने अभी ऊपर लिखी, आपने अपनी एफडी को गिरवी के तौर पर रख दिया, या आपने अपने जो शेयर्स ले रखे हैं मार्केट में उसको आपने गिरवी रख दिया। इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है ओडी का। कैश क्रेडिट में क्या होता है सर? ये लिखी बात। अंडर दिस एग्रीमेंट बैंक एडवांस कैश, आपको कैश दे दिया जाता है अप टू द लिमिट, जो किसके अगेंस्ट है सर? करंट एसेट्स के। यानी करंट एसेट बोले तो स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर, ये तो करंट एसेट होते हैं, है ना। पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? ये पढ़े होंगे पहले चैप्टर में ही। भैया स्टॉक मेरा क्या होता है सर? करंट एसेट्स। बीआर मेरा क्या होता है सर? करंट एसेट्स, है कि नहीं बात? राइट, डेटर्स मेरे क्या होते हैं सर? करंट एसेट्स। इनके बेस पर आपको क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है ना। राइट, तो लिमिट आपकी करंट एसेट के हिसाब से होती है। इंटरेस्ट जो होता है वो एज कंपेयर टू ओडी क्या होता है सर? कम होता है। बोलो इतनी बात समझ आ गई? जमते वहां जमते वहां जमते ना, याद हो जाएगी बात। डिफरेंस भी लिख लिया, है ना। अब समझ लो ओडी और कैश क्रेडिट में तुम जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, है ना। अब सर बड़ी मजेदार बात, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे कि ये क्या चीज है। अच्छे इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते बालक, तोते उड़ जाते हैं उनके, है ना। सर जी क्या कर लिए, क्या कर लिए, क्या कर लिए, पता ही नहीं लग रही बात, है ना। अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। जैसे हमारे मुन्ने का नाम क्या हमारे? मानस। अब पता क्या किया मैंने? एक नया तरीका निकाला जो लीगल है बिल्कुल, मानस से फीस लेने का। मानस ने कहा भैया अभी मत लो फीस, है ना, हैप्पी दिवाली पे लेना, हैप्पी दिवाली, है ना। मैंने कहा यार तुम बड़ा टाइम लगा रहे हो। सर प्लीज, है ना, पापा कह रहे थे दिवाली के टाइम पे कुछ बोनस वोनस मिलेगा, सैलरी वैलरी बढ़ जाएगी, अब मैं आपको तब फीस दे दूंगा, पक्का, कसम खा रहा हूं, कसम, मम्मी कसम खा रहा हूं मैं।
अब मैं यकीन कर लूंगा? नहीं करूंगा। मम्मी कसम तो बच्चों ने बहुत खाई है इनने, है कि नहीं बात? तो बेचारा रोने लगा, कहने लगा भैया बताओ मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको, बताओ मैं कैसे यकीन दिलाऊं, सच्चे कुछ होंगे? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, यकीन दिलाने का लीगल तरीका है। मैं एक चिट्ठी लिखूंगा तेरे नाम पे, उस पर क्या कर दियो, साइन कर दियो, पढ़ के करियो, ठीक है मानस? ऐसा नहीं कि मैं कुछ आर्बिट्रेरी कुछ भी साइन करा रहा हूं अंधाधुन, है ना? फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी, ठीक है? मैंने चिट्ठी में क्या लिखा? आई ड्रॉ बिल ऑन मानस ऑफ क्लास 11th, और बिल पे क्या लिखा? टू गिव अंकुर अग्रवाल, है ना, रुपीज लेट से 10,000 20,000 है ना, चलो 20,000 बिजनेस स्टडीज फीस। फिर मैंने यहां लिख भी दिया ऑन मान लो लेट से दिवाली है ना, 25 अक्टूबर की दिवाली है, लेट से अज्यूम कर लेते हैं ना, ऑन 25 अक्टूबर, ठीक है मुन्ना मुन्नी? अब मैंने ये क्या बनाया बताओ? इसे पता क्या बोलते हैं कानूनी भाषा में? इसे बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना? टीचिंग पर्पस के लिए मैं उससे इतने रुपए मांग रहा हूं। अब यहां मैंने कर दिए साइन, यहां कौन करेगा? मानस। आजा आजा भैया, आजा जल्दी आओ। घबराने वाली क्या बात है? घबराने का नहीं, जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसे घबराने का नहीं, बिल्कुल लीगल साइन। यहां साइन कर दो, यहां नहीं यहां से, हाँ ये साइन है ना ना, ढंग से, अच्छा ढंग से लिखो, पढ़ने वाले को पता रहे, है ना, कि भैया मानस से साइन किए हैं। ढंग से लिखो, यहाँ पे आके ये, हाँ यहाँ लिख दो MANAS, नीचे अपना नाम लिख दिया है, पक्का ऐसी साइन है ना? सबके सामने सबूत के तौर पे मानस ने क्या कर दिया सर? साइन कर दिया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि ये साइन हो गया। अब मुझे यकीन है, अब मैं क्या करूंगा? मैं उधारी में क्या कर दूंगा? पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली। अपनी सेवा क्या कर दी मैंने? उधार में दे दी। सुनने ध्यान से, अब ये बिल किसके पास है? मेरे पास। साइन करके चला गया वो, मेरे पास है। मानस ने पता क्या बोला? मानस ने बोला भैया काम करना, 25 अक्टूबर को आना, क्या दिखाना? पर्चा दिखा देना, पैसे ले जाना। और ये बात मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में ही पढ़ाई है, दर्शनी हुंडी। क्या थी ये? तो ये आजकल के जमाने में बिल हो गया, पुराने जमाने में क्या था? हुंडी। और जब मैं इसको दिखाऊंगा तब ये मुझे पैसे देगा, तो ये कौन सी हो गई? दर्शनी हुंडी। तो चैप्टर नंबर 1 में हुंडी वाले कॉन्सेप्ट याद है ना? तो ये कौन सा हुआ सर? दर्शनी हुंडी। तो दर्शनी हुंडी साइन कर दी एक तरीके से। और आजकल के जमाने में इसे क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, या बिल टू बी पेड ऑन साइट। याद आई बात? बिल पेड ऑन साइट, यानी दिखाकर बिल पे होगा। 25 अक्टूबर की बात होगी। अब सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात। अब भैया मुझे अचानक से, अचानक नहीं अचानचक, मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़ी, है ना? अब बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अचानक से बहुत पैसे की मुझे जरूरत पड़ी। अब मैंने मानस को कॉल किया, हेलो मानस, फोन उठा ले भैया, भाई मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, और आज चल रही मानो सितंबर। मैंने कहा मानस भैया तू देगा अगले महीने पैसे, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, सितंबर में जरूरत है, मुझे जल्दी पैसे दे। देगा नहीं देगा? बताओ। नहीं देगा। इनने मना कर दिया। पता क्यों मना कर दिया? कि भैया पैसे कहां से लाऊं, मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, मेरे पास पैसे रखे थोड़े रहते हैं, गले में थोड़े रखे मेरे बैंक में भी नहीं है। मैंने कहा बेईमानी मत करे, सच्ची बता दे। सच कह रहा हूं सर, कसम में भवानी के पैसे होते तो मैं तभी के तभी ना देता, उधारी क्यों मांगता 1 महीने की। मानस ने बोला सर 25 अक्टूबर को ही दे पाऊंगा पैसे, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे 20-21 में पैसे आएंगे अक्टूबर में। मैंने कहा बच्चों बहुत चालू आदमी निकला है, बहुत चालू। अब बताओ मेरे इस पैसे की दिक्कत को कौन दूर करेगा? पता है कौन आया? बैंक। हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? तो इस समस्या का समाधान किसने किया? अब सुनना ध्यान से, बैंक ने क्या किया? बैंक ने पता क्या बोला? बैंक ने बोला सर जी, अंकुर सर आप मेरे पास आओ, आप रो मत, ऐसा अच्छे नहीं लगता आप रोते हो बिल्कुल भी। मैंने कहा रो क्यों नहीं यार, पैसे की जरूरत है, बालक बहुत दे रहे, फीस दे रहे, बताओ पैसे नहीं दे रहे। बैंक ने कहा सर जी एक काम करते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा,
बैंक ने कहा ये जो आपने बिल बनाया है, ये जो आपने हुंडी बनाई है, इस बिल और हुंडी को क्या बोलोगे आप? दर्शनी हुंडी, यानी ऑन साइट बिल। यानी कि जब भी ये पर्चा किसको दिया जाएगा? मानस को दिया जाएगा। मानस क्या कर देगा? उसे पैसे देगा। बैंक ने ये हुंडी मुझसे ले ली। ध्यान रखना, बैंक ने बिल किससे ले लिया? बैंक टेकन दिस बिल फ्रॉम अंकुर, मुझसे ले लिया। और बैंक भी एक नंबर का चालू था। बैंक ने कहा सर मैं आपसे आपका बिल ले रहा हूं, मुझसे अभी पैसे ले लो। मैंने कहा दे दो 20, दे दो 20 की जरूरत है। बैंक ने कहा ना मुन्ना ना 20 नहीं दूंगा। बैंक ने पता कितने दिए मुझे? 18,000। और मुझे कितने पे किए? पेड टू अंकुर सर 18,000। बैंक ने कितना कमा लिया? तो बैंक पागल थोड़ी है। एक बार बताओ, बैंक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, उस अपना वो कर रहा है, तो बैंक मेरे लिए धर्म काटे का काम, धर्म करण का काम क्यों करेगा? कि मुझसे क्या ले लिया? बिल ले लिया और मुझे 20 दे दिए। बैंक मेरे ऊपर मेहरबानी क्यों कर रहा? पता क्यों कर रहा है मेहरबानी? 2,000 के लालच में। अब मेरे खाते में आज कितने आ गए? 18। मैं खुश हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। बच्चे ने मजबूरी का फायदा उठाया, बैंक ने मजबूरी, मैं देख लूंगा एक दिन, सबसे बदला लूंगा। मैंने बैंक से कितने रुपए लेके खुश हो गया? 18। अब बैंक वही बिल लेके, वही पर्चा लेके, है ना, मान लो पर्चा था बिल, बैंक यही बिल लेके, यही पर्चा लेके किसके पास जाएगा? मानस के पास जाएगा। किस तारीख को जाएगा? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ऑन 25 अक्टूबर। ऑन 25 अक्टूबर बैंक किसके पास गया? बैंक गोस टू मानस। और मानस को बोला ए मानस ये ले पकड़ 20,000 रुपए निकाल। देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने वो बिल एक तरीके से किसको एंडोर्स कर दिया? बैंक को, है ना। और मैंने बैंक को बोला कि आप मानस को दिखाओगे और ये दर्शनी हुंडी है, बिल पेबल ऑन साइट है, तो मानस को देने पड़ेंगे, चिंता मत करो। तो बैंक जब 25 तारीख को मानस के पास गया तो मानस ने कितने रुपए बैंक को दिए? बोलो जल्दी। हाँ, मानस पेड 20,000 टू बैंक। इस ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में बैंक का फायदा कितना? 2,000 का। इसी बैंक की ट्रांजैक्शन में बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ऑन बैंक इज इक्वल टू 2,000। और इस 2,000 के प्रॉफिट को और इस बिल को, है ना, रियलाइज कराकर मुझे 18 देकर 2 कमाने के प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? यानी बैंक ने मेरे बिल को डिस्काउंट कर दिया, यानी मुझे तो डिस्काउंट में पैसे दिए 18 और खुद कितने कमा लिए? 2। तो 2,000 इज बैंक प्रॉफिट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अब तुम जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि मानस की दर्द भरी कहानी, मानस की तो खुश भरी कहानी, मेरी दर्द भरी कहानी मानस के साथ तुम सुन चुके हो। तो ये कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। बोलो समझ गए? हाँ मुन्ना, समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल पक्का? एग्जाम में लिख दोगे ना? सेम एग्जाम्पल लिखना है, सेम। और एक सोने पे सुहागा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं मैं। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री डालूंगा? बगल वाली दीवार के पार वाली क्लास में अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? मैं क्या डालूंगा? अंकुर सर की बुक में अंकुर सर एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे कितने रुपए? 18 मिला कैश मुझे बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट 18। मेरा लॉस कितना हुआ? जो मेरा लॉस है वही बैंक का प्रॉफिट है, और जो मेरे लॉस को बोलेगा डिस्काउंट। मेरे को कितना डिस्काउंट देना पड़ा बैंक को? 2,000 का। तो मैं एंट्री डालूंगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000। और ये मेरा बिल था टू बी आर या बिल, कितने रुपए का बिल दिया मैंने? है ना। तो कैश अकाउंट की जगह आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, अगर बैंक में खाते में आया तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। मेरा जो बिल था वो चला गया, बिल को जाने के बदले मुझे क्या मिला? 18,000 रुपए कैश मिल गए और 2,000 का नुकसान यानी कि खर्चा या डिस्काउंट मिला। पहले मांग लिए। या तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो 25 तक वेट करता और 20 इससे लेता, लेकिन आज जरूरत है तो बैंक मुझे कह रहा है, बैंक मजबूरी का फायदा उठा रहा है, बैंक कह रहा है 20 नहीं दूंगा, 20 तो मैं खुद मानस से लूंगा।
आपको सर कितना दूंगा 18, तो मेरे 2000 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट। इसी 2000 रुपए के प्रोसेस की ट्रांजेक्शन में बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नोट कर लिया साइड वाले पेज। टाइम वेस्ट मत क्या करो नोट करने में, झटपट नोट किया करो। अंडर दिस प्रोसेस बैंक गिव मनी टू कस्टमर। बैंक कितने रुपए दे रहा है सर 18,000। कस्टमर कौन हो गया बैंक का, मैं, है ना। ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर एक्सपायरी। और कब दे रहा है 25 अक्टूबर, बिफोर एक्सपायरी से पहले दे रहा है बैंक, ठीक है ना, राइट। इस सेवा के लिए, इस सेवा को करने के लिए बैंक क्या चार्ज कर रहा है, डिस्काउंट चार्ज कर रहा है। और वो डिस्काउंट कितना चार्ज किया बैंक ने 2000 रुपए। और जिसके लिए मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री डाली है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री डाली। हो गए चारों कॉन्सेप्ट। लैंडिंग ऑफ मनी पहला कॉन्सेप्ट, टर्म लोन। दूसरा कॉन्सेप्ट ओडी, तीसरा सीसी, और चौथा डिस्काउंटिंग। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बच्चे अपनी क्लास में पूछोगे ना तो उनका दिमाग हिला मिलेगा, है कि नहीं बात। लेकिन उसको समझने के लिए एक ही तरीका है, ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिख के आना है। अब मानस की जगह एक्स और वाई लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं बात। मेरी जगह एक्स लिख देना, मानस की जगह वाई लिख देना। एक्स ने वाई को बिल दिया, बैंक कैसे करेगा, बैंक की जगह कोई बैंक लिख देना, HDFC SBI जो तुम्हारे दिमाग में बैंक को बैंक लिख देना, है ना, राइट। पूरे नंबर मिलेंगे, समझ गए मुन्ना। सर अगला फंक्शन क्या है सर बैंक का, बैंक का अगला फंक्शन चटपटे छोटे मोटे फंक्शन, है कि नहीं बात, राइट। आइसिंग ऑन द केक की तरह, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है सर। सर कैसे, बैंक कभी कभी एक तो एजेंट का काम करता है ना, जैसे बैंक मेरे एजेंट का काम करता है। कैसे, अब मैं बैंक के पास गया तो बैंक ने मेरा बिल कलेक्ट नहीं किया, लेकिन बैंक का काम तो पैसा लेना, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया, बिल कलेक्ट कर लिया। चेक लिया नहीं लिया, तो चेक लेने के लिए वो मेरा क्या है, एजेंट। अब मैंने किसी शेयर में पैसे लगा रखे हैं, है ना, पैसे लगा रखे हैं, तो ये बताओ जो शेयर्स में पैसे लगाता है उसको क्या मिलता है सर, डिविडेंड मिलता है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो शेयर के बदले क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, राइट। अब जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे मैं बहुत सारी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं मैंने, तो डिविडेंड देखते हैं, कोई मुझे डिविडेंड का कोई, हाँ देखो ये आ रहा है ना। अब देखो ये लिखी बात दिख रहा है स्क्रीन पर, वी प्लीज टू, कौन सी कंपनी है, टाटा पावर। तो टाटा पावर के मैंने शेयर ले रखे हैं, है ना, मई का मेल है, क्या लिखा है, वी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस द डिविडेंड। कितने रुपए का डिविडेंड, हाँ डिविडेंड 1.75 रुपीज पर इक्विटी, और 1 रुपए इक्विटी की वैल्यू है, उनके फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो 1.75 कितने परसेंट हो गए, 175%। फेस वैल्यू 1 रुपए, तो 1.75 175 हो गया ना। अब टाटा पावर अनाउंस कर देगा हमने 175% का डिविडेंड दिया, सुनने वाले सुनेंगे अरे भैया 175, बैंक तो 3% देता है बस, टाटा पावर 175। तो भैया 175 किसका होता है, वो फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू या तो 1 रुपए होगी, 2 रुपए होगी, या 10 रुपए होगी, है कि नहीं बात। तो ऐसा नहीं मार्केट वैल्यू का, टाटा पावर की मार्केट वैल्यू चल रही है मान लो 500 रुपए, लेट से अज्यूम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी 500 का 175% का मिल जाएगा ना 1 रुपए का। अब मान लो, इतनी बात समझ आई। अब मान लो मेरे पास टाटा पावर के 100 शेयर है, कितने शेयर है, तो आई हैव 100 शेयर्स ऑफ टाटा पावर, 100 इंटू 1.75, कितने रुपए मिले, 175 रुपए मेरा डिविडेंड बनता है टाटा पावर से। 175 रुपए क्या बन गया मेरा डिविडेंड। अब वो डिविडेंड कौन लेगा, कौन, मेरे बिहाफ पे कौन लेगा, बैंक। वहां से तो चेक आएगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आएगी, बैंक क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट कहां होगा, चेक आया तो चेक कहां आएगा, मेरे पास आएगा, मैं कहां डालूंगा। तो बैंक ने मेरे एजेंट की तरह काम किया, मेरा डिविडेंड इंटरेस्ट और रेंट कलेक्ट किया, है कि नहीं बात, राइट। अगला, मैं अपने शेयर खरीदता बेचता हूं तो वो कहां से पैसे जाते हैं, बैंक से तो जाते हैं। तो बैंक सहायता करता है मेरे शेयर खरीदने बेचने पर। मैंने अपना इंटरेस्ट पे किया, किसी को उधार ले रखा था किसी से, मैंने कार इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है,
तो हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस के लिए चेक दूंगा वो बैंक, अपने बैंक का ही तो दूंगा। तो बैंक मेरा एजेंट बन गया करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। ठीक है, बोलो। अब मैंने बोला कि भैया मेरी ब्रांच है गाजियाबाद, है ना। मैंने कहा गाजियाबाद से कहां ट्रांसफर कर दो, मुंबई ट्रांसफर कर दो। तो बैंक ने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया ताकि मैं वहां से पैसे निकाल सकूं। यही काम तो आजकल एटीएम करता है भाई। एक तरीका है, या तो मैं जाऊं गाजियाबाद, पैसा निकाल लिया 1 करोड़ रुपए, मुंबई गया, रास्ते में कोई लूट लेगा तुम्हारे जैसा खतरनाक आदमी मुंह पे मास्क लगा के, है कि नहीं बात। दूसरा तरीका क्या है, सेफ कैसे चलूंगा, मुंबई जाऊंगा या तो मुंबई के एटीएम से निकाल लूं, या मुंबई के बैंक में जाकर मैं क्या बोलूंगा बैंक से कि भैया मेरा खाता कहां है, गाजियाबाद में, आपकी ब्रांच कहां है, मुंबई में। तो मैं अपने गाजियाबाद ब्रांच से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास पैसा ट्रांसफर करके मुझे मुंबई में दे दे। तो बैंक कैसे कर देता है, अलाउड है। वहां से पैसे कट जाएंगे, कटेंगे मेरे खाते से, मुझे कैश का मिल जाएगा। तो बैंक मेरा एजेंट बन गया पैसे देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बैंक चार्जेस तो नॉर्मली कटते ही रहते हैं। बैंक चार्जेस तो हर चीज के, एसएमएस भेज रहे उसके भी तो पैसे कटते हैं, डेबिट कार्ड भेज रहे उसके भी चार्ज करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के, बैंक तो हर चीज के पैसे चार्ज करता है, तभी तो उसमें बिजनेस है। और उसे हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस, है ना। दूसरे बैंक से डील करने के लिए बैंक मेरा एजेंट है। तो मेरा एचडीएफसी में खाता खोला हुआ है, तुम्हारा पीएनबी में, तो तुमने पीएनबी का चेक दिया, लेकिन कहां जाना है, मेरे एचडीएफसी में। तो मेरा एचडीएफसी बैंक किससे पैसे मांगेगा, तुम्हारे पीएनबी किससे तो मांगेगा। तो मेरा एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, एजेंट है दूसरे बैंक से पैसे मांगने के लिए। याद हो जाएगी इतनी बात, बोलो। फिर कुछ और फैसिलिटी है, सबसे कॉमन फैसिलिटी जो तुम्हारे घर में ही पाई जाती है। मम्मी ने सारा सोना ज्वेलरी, है ना, क्या घर में तिजोरी बना रखी है, नहीं। आजकल कौन रखता है घर में, कहां रखे हैं, बैंक में। तो बैंक हमें क्या देता है सर, लॉकर, उसकी फीस चार्ज करता है बैंक, है ना। कुछ बैंक 200 रुपए महीना, कुछ बैंक 150 रुपए महीना चार्ज करते हैं। जैसे मेरा जो बैंकर है वो 2000 रुपए पर ईयर चार्ज करता है लॉकर का रेंट। तो या तो घर में रख लो या बैंक में रख लो, तो बैंक में सेफ तो है, ताला लगाओ घूमने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बात, राइट। दूसरा, बैंक और क्या फैसिलिटी, यूटिलिटी देता है आपको, रेफरेंस अबाउट पोजीशन ऑफ कस्टमर, है ना, कि भैया मुझे किसी को लोन देना है या मुझे किसी से लोन लेना है, तो जिससे मैं लोन लूंगा वो मेरी रेफरेंस ले सकता है बैंक से कि मैं कितना ईमानदार व्यक्ति हूं, है ना। तो वो मेरी गुडविल के बारे में बता देंगे, मेरी अच्छाइयों के बारे में बता देंगे। अरे सर की बात कर रहे हो, अरे बहुत बढ़िया इंसान है भाई, बहुत बढ़िया इंसान है, अरे आंख मीच के लोन दे दो भैया, आंख मीच के बिजनेस करो उनके साथ, है ना। अरे 10 साल से खाता, एक बार ईएमआई लैप्स नहीं हुई आज तक, है ना, हमेशा पैसा अप टू डेट, है कि नहीं बात। तो बैंक आपकी गुडविल आपके किसी ग्राहक को बता सकता है जो आपसे डील करेगा, फिर वो खुश हो जाएगा बंदा, यार चलो यार बंदा ईमानदार है, बैंक के साथ कभी धोखाधड़ी, ईएमआई लैप्स ऐसे कुछ काम नहीं किए, यानी कि बंदा जेन्युइन है। तो बैंक आपकी गुडविल की रेफरेंस भी दूसरों को दे सकता है। तो बैंक ने आपको यूटिलिटी दी, है ना, राइट। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कस्टमर अबाउट द क्रेडिट, यही होगा ना, क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द गुडविल, है ना, एक ही बात है ना, राइट। तो किसी और की रेफरेंस आपको मिल सकती है, आपकी रेफरेंस किसी और को दी जा सकती है। यूजफुल इंफॉर्मेशन देते कस्टमर को, यूजफुल ट्रेड इंफॉर्मेशन, कि सर आप जाओ तो ऐसे डील कर लेना, चेक ले लेना, क्रॉस चेक काट देना, है ना। आजकल तो ई बैंकिंग है, वॉलेट निकाल लेना, ये सारी चीजें। लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, ट्रैवलर चेक, ये सारी चीजें ग्राहक को बैंक देता है, ठीक है। अब देखो जो मैंने तुम्हें बताया पे ऑर्डर होता है कि मैं गाजियाबाद की ब्रांच से क्या बनवा लिया, पे ऑर्डर, कि ऑर्डर किस बात का ऑर्डर निकलवा लिया कि मुझे पे कर देना, और ये पे ऑर्डर मैं किस ब्रांच को दे दूंगा, मुंबई ब्रांच को। तो मुंबई ब्रांच उस पे ऑर्डर को देखकर क्या करेगी, 10 लाख रुपए मुझे पे कर देगी, और वो 10 लाख रुपए मुंबई ब्रांच पहले किससे मांगेगी, गाजियाबाद ब्रांच, और गाजियाबाद ब्रांच मुंबई ब्रांच को 10 लाख रुपए भेजेगा तो मेरे खाते से काट के भेजेगा। इससे मेरा क्या फायदा, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, तो उसे बोलते हैं पे ऑर्डर। क्रेडिट कार्ड तो तुम्हें बताइए, डेबिट कार्ड तुम्हें बताइए, ट्रैवलर चेक भी ऐसे ही होता है। ये तुम बताओगे, बताओ अंडर राइटर कौन होता है, चप्पल लगेगा नहीं बताओगे, रिलैक्सो की चप्पल लगाऊंगा तुम्हारे, हाँ कौन होता है, हाँ बोलो बोलो, एसआर के। हाँ तो एसआर के क्या करता है, सही पहचाना,
एसआर के अंडर राइटर है, पहचान के, बिल्कुल सही बात। हाँ भैया भूल ना जाना, बचपन का प्यार, नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। कौन था अंडर राइटर? हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, अगर किसी भी कंपनी के शेयर 90% जनता नहीं लेती, तो जितने जनता ने लिए हैं उसके ऊपर 90% तक, जनता ने लिया 80%, तो 10% शेयर जो बंदा खरीदेगा कमीशन के बदले, वो कौन होगा? अंडर राइटर। यहां वो अंडर राइटर बैंक भी हो सकता है। तो बैंक कैन एक्ट एज अ एसआर के, बैंक कैन एक्ट एज अ अंडर राइटर, राइट। तो बैंक क्या करेगा? बैंक कैन बाय अप टू 90% इक्विटी, बैंक कमीशन चार्ज कर लेगा, ठीक है, मैं खरीद लूंगा। और भाई सबसे कॉमन, पासपोर्ट बनवा ले, नहीं बनवा लिया अभी तक, है ना? बनवा लिया ना? अब बनवाया तो क्यों बनवाया है? कि कभी ना कभी इंडिया के बाहर तो चले जाएंगे, चाहे पढ़ने जाए चाहे घूमने जाए। तो भैया घूमने जाएंगे तो वहां रुपये नहीं चलेंगे, यूके में यूके पाउंड, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलेंगे। तो बैंक सबसे बढ़िया काम क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज। जो लोग बाहर जाते हैं, डॉलर, है ना, डॉलर को किसमें कन्वर्ट करता है? डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर देगा और रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। जब इंडिया में आएंगे तो रुपीज में कन्वर्ट करा लेना, जब इंडिया से बाहर जाओ तो डॉलर में कन्वर्ट करा लेना। बैंक किससे क्या चार्ज करता है सर? कमीशन चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है। बोलो मुन्ना मुन्नी, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये पढ़ लो जल्दी। सेम बात, पे ऑर्डर वाली बात। बैंक क्या करता है? पे ऑर्डर आपको देता है लोकल पर्पस के लिए और आउटसाइड स्टेशन के लिए भी, है ना? कि लोकल के लिए आप पे ऑर्डर ले सकते हो। ज्यादातर लोग अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तब पे ऑर्डर बनवाते हैं, है ना, राइट। डीडी बनवाया कभी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, है ना? तो बैंक डीडी बनाता है, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की खातिर पता है क्या होती है? जैसे मैं हमेशा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वाले पता क्या करते हैं? डीडी मांगते हैं, चेक नहीं मांगते। पता है क्यों? बेसिक डिफरेंस समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, है ना? तो बेसिक डिफरेंस बताता हूं, जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। तुम भी बोलोगे सर मजाक है सर। चेक और डिमांड ड्राफ्ट, तुमने मुझे फीस का चेक दिया, है ना? तुमने कहा भैया ये लो 20,000 रुपए आपकी फीस, है ना? पता लगा जब मैं चेक को बैंक में लेके गया कि भैया बैंक HDFC में डाला, तुम्हारा खाता किसमें? मान लो PNB में है, तो PNB ने खबर भेज दी HDFC को, भैया जो चेक डाला गया है ना PNB का, मानस का 20,000 का, अरे मानस के खाते में 20,000 पड़ा ही ना है, तो वो चेक क्या हो गया? बाउंस। बाउंस को बोल देते हैं डिसऑनर। क्या हो गया? कि बैंक ने, मेरे HDFC बैंक मुझे कॉल करेगा, कहेगा सर आपने जो चेक डाला था 20,000 रुपए का जिसमें मानस के साइन थे, उस चेक को हमने कहां भेजा? PNB में। PNB से खबर आ गई उसके खाते में कितने नहीं है। मानस बहुत बड़ा चोर है सर, है कि नहीं बात? धोखा दे रहा है आपको, आपसे माल ले लिया, सामान खरीद लिया, है कि नहीं बात? लेकिन क्या नहीं, उधार पे, लेकिन क्या नहीं दिया। अब मैं किससे लड़ूंगा? मानस से लड़ूंगा। लड़ाई झगड़ा होगा नहीं होगा? वो कहेगा सॉरी सर गलती होगी, मुझे याद ही नहीं रहा, अरे सर मेरे खाते में 15,000 तो पड़े ही है सर, देख लो मैं तो 5,000 डालना भूल गया। ठीक है, बिजनेसमैन में लड़ाई झगड़ा होता है, बिजनेसमैन की कहानी है। दूसरी तो मैंने पता मानस को क्या बोला, क्या देते भाई मुझे, क्या देते मुझे? डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बैंक पता कब बनाएगा? जब तुम्हारे खाते में 20,000 होंगे। तो जब तुम्हारे खाते में 20,000 होंगे, यू मस्ट हैव 20K इन योर अकाउंट। तो बैंक तुम्हारा 20,000 का डीडी बनाएगा और तुम्हारे 20,000 रुपए क्या कर देगा सर? ब्लॉक कर देगा। बता किस नाम पे ब्लॉक कर देगा? मेरे नाम पे। कि अब मानस 20,000 रुपए निकाल ही नहीं सकता, है ना? अब मानस के खाते में पड़े 25,000, कितने रुपए ब्लॉक हो गए? 20। अब मानस को पता कितने दिखेंगे? 5। अब मानस कह रहा है मेरे खाते में 25 पड़े थे, मुझे 10 विड्रॉ करने हैं। बैंक पता क्या बोल देगा? भाई 20 क्या हो चुके हैं? 20 का डीडी बना चुके हो तुम, 20 क्या हो गए? ब्लॉक हो गए, ब्लॉक। अब तुम्हारे खाते में शो ही नहीं हो रहा। देख, कल 25 थे, आज 5 है, और नीचे लिखा आ जाएगा नोट में 20,000 इज ब्लॉक्ड एज डीडी। सेफ क्या है?
चेक या डीडी? क्या सेफ है? डीडी। पैसे फिक्स हो गया ना, अब मुझे टेंशन नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कहते हैं डीडी बनवा के लाना, चेक नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें क्या पता है कि डीडी तभी बनेगा जब तुम्हारे खाते में पैसा होगा, और वो पैसा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, तुम निकाल ही ना पाओगे, वो नहीं निकाल पाऊंगा, है कि नहीं बात? तो इसलिए हम प्रेफर क्या करते हैं, या आपको भी जिंदगी में क्या प्रेफर करना चाहिए? डीडी प्रेफर करो, वो कभी बाउंस नहीं होगा। हाँ, चेक में भूल चूक भी हो सकती है भाई। पहले 20 पड़े थे, एटीएम से जरूरत के लिए 1000 निकाल लिए, है ना? अब तुमने 1000 निकाले, तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। अब दूसरा ये थोड़ी मानेगा कि तुम बहुत ज्यादा जरूरत थी 1000 रुपए की। डीडी में तो क्या कर देते हैं, पैसे ब्लॉक कर देंगे, बात खत्म। जब तक मेरे खाते में जाएगा नहीं, वो तुम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है? इसलिए डीडी, है ना, राइट, सबसे सेफ रहता है। तो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट वही है जो मनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस और एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा करने काम आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर एक दो चीज बता देता हूं जो शायद तुमसे बेहतर किताब वाले भी ना जानते होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है? अब ई सिस्टम, ई बैंकिंग बता रहा हूं। ई बैंकिंग तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुमसे बेहतर शायद मैं भी ना जानता हूं। बताओ, ई ट्रांसफर क्या होता है सर? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल, वाटर, इंश्योरेंस, हाउस टैक्स। मुझे लगता है घर में तुम ही कर देते होंगे पापा मम्मी की जगह। मम्मी खुद कहती होंगे पकड़िए भाई, कर दियो, बिल पे कर दियो। कौन सा करना मम्मी? बिजली का बिल आया है 5000 का, पे कर दे। हाउस टैक्स आया, पे कर देते हो ना? गूगल पे से कर देते होंगे, फोन पे से कर देते होंगे, पेटीएम से कर देते होंगे, ये इंटरनेट नेट बैंकिंग से कर देते होंगे। ठीक है, तो नेट बैंकिंग, गूगल पे, जीपे के नाम से जो आता है, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई एटसेट्रा आर द वेज टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लिख दोगे एग्जाम में? दुनिया भर के एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम। मोबाइल का बिल कौन पे कर रहा है आजकल? लाइन में लग के जाते हो क्या मोबाइल का बिल पे करने? रिचार्ज कराने दुकान पे कराते हो क्या? नहीं ना। अब क्या होता है, खुद नहीं कर लेते रिचार्ज, दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं आजकल रिचार्ज कराने के लिए, है कि नहीं बात? बिजली के बिल पे करने के लिए बिजली घर की लाइन में लगते हो क्या? वो जमाना चला गया जब हमारे घर वाले बिजली घर की लाइन में लगा करते थे। टेंशन मेरे, बहुत लंबी लाइन है, बिजली का बिल पे करना है। कहां से पे कर दो? स्कूल की फीस भी हो जाती है अब तो, है ना, है कि नहीं बात? मैं खुद अपने, है ना, बेटी की स्कूल की फीस कैसे पे कर देता हूं? ऑनलाइन, छुट्टी लेकर जाने की जरूरत नहीं बैंक के, स्कूल के फीस स्लिप में ऑनलाइन पे कर दो। तो दुनिया ऑनलाइन चल रही है भाई, टाइम बचता है, बढ़िया बात है कि नहीं बात? राइट। इन सभी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ई ट्रांसफर। एटीएम से पैसे मैंने इतना निकालोगे जो तुमने पापा के निकाल लिए होंगे अपने, क्योंकि मम्मी पापा एटीएम में नहीं जाते, वो क्या करते हैं, हमें देते हैं कार्ड। पकड़िए भैया, अरे पकड़ लियो भैया, एटीएम कार्ड पकड़ लियो। पापा क्या हुआ? अरे यार मेरी बस की नहीं है वहां लाइन में लगना। एटीएम कार्ड, डेबिट और एटीएम कार्ड, है ना, निकाल दिया। क्या किया सर? एटीएम से पैसे निकाल लिए। अब एटीएम जो होती है, बताना उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, अब देखो तुम्हें इतनी बढ़िया याद भी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कितनी बढ़िया बात है, ऑटोमेटिक मशीन। एटीएम इज एन ऑटोमेटेड टेलर, ऑटोमेटिक मशीन जिससे आप क्या निकालते हो सर? पैसे विड्रॉ कर सकते हो। बस आपको क्या डालना है? 4 डिजिट का पिन डलता है, सबको पता है, और ये 24 घंटे काम करती है। बस मशीन में पैसे होने चाहिए, आसान। ऊपर वाला तुम्हें शायद दिमाग लगाना पड़े, सीसीओडी, है ना, डिस्काउंट, लेकिन ये तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाँ, दोनों में डिफरेंस बता दो। हाँ हाँ, अब देखो, ये देखो, जैसे मेरे पास डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। सिल्वर से जो लिखा है वो डेबिट कार्ड है, और ये क्या है? ये क्रेडिट कार्ड है। ठीक है ना, राइट? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब पहले डेबिट कार्ड बताओ। डेबिट कार्ड है, लिखा भी है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं इससे उतने ही विड्रॉ कर सकता हूं जितने मेरे खाते में है। मेरे खाते में मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैं एटीएम में जाऊं, बैंक में जाऊं, कितने विड्रॉ करूंगा?
1 लाख। क्रेडिट कार्ड का क्या वजह है? क्रेडिट, उधार। बैंक ने कहा सर आपके खाते में 1 लाख पड़े हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट कर देते हैं हम 5 लाख, यानी खाते में कितने पड़े हैं? 1। शॉपिंग कितनी कर सकता हूं? 5 लाख की। हाँ, बैंक उसके लिए क्या करता है? फीस चार्ज करता है बोले। तो क्रेडिट कार्ड हो गया, अगले महीने पेमेंट करनी है। तो भैया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में को तुम्हारे घर वालों से ज्यादा तुम ज्यादा बेहतर समझते हो। ये लिखी बात। कस्टमर को दिया जाता है जितना बैंक में डिपॉजिट है बस उतना ही कस्टमर विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्रेडिट कार्ड में क्या होता है बताओ? क्रेडिट कार्ड ज्यादातर उस कस्टमर को दिया जाता है जिसकी कुछ अच्छी रेपुटेशन होती है, बैंक में अच्छा पैसा पड़ा होता है ना। मेरे बैंक में पड़े 500 रुपए हैं तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा क्या? कम से कम, है ना। 2-4 लाख पड़े हो तो बैंक कहता चल यार ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो। एक तरीके से ये बिल्कुल बिजनेसमैन को जो ओडी फैसिलिटी होती है ना, वो एक आम आदमी को ओडी फैसिलिटी ना बोल के क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बोलते हैं। यानी बिजनेसमैन इसे क्या बोलेगा? ओवरड्राफ्ट। मैं इसे क्या बोलूंगा? क्रेडिट कार्ड। यानी अपने पैसे को, अपने बैंक में जितना पैसा जमा है आप उससे ज्यादा लिमिट से अगर पैसा निकाल रहे हो बैंक से तो बिजनेसमैन इसे क्या बोलेगा? ओडी। और हाँ, अपन लोग इसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना। बिना पैसे को जमा किए आप पैसा बैंक से ले सकते हैं। सर टेली बैंकिंग पुराना जमाने है ना। टेली बैंकिंग पुराने जमाने पे है। सर कैसे? तुमने देखा होगा बैंकिंग के कुछ कस्टमर केयर नंबर होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं 1800 है ना, ऐसे करके। यहां पे आप, है ना, आज भी कॉल करते हैं। ठीक है, मान लो मेरा किसी का एटीएम खो जाए, मान लो बैंक तो बंद है इस समय, अब बज रहे मान लो 8 बज रहे रात के, बैंक तो बंद है, अब क्या करूं? टेंशन में एटीएम से पैसे निकाल लो, कोई किसी ने मेरा पासवर्ड ना देख लिया हो, क्या करूं मैं? पता क्या करूंगा? नलायको, बैंक को कॉल करूंगा, टेली बैंकिंग कस्टमर केयर। टेली बैंकिंग को आजकल के जमाने में क्या बोलते हैं? कस्टमर केयर बोलते हैं ना पुष्पा। कस्टमर केयर को कॉल करूंगा, कहूंगा भैया मेरा खाता नंबर तो मुझे पता होगा ना, पासबुक में लिखा होगा, है ना, राइट। घर में पासबुक पड़ी है, मोबाइल में चेक कर लो खाता नंबर, आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो मैं कहूंगा मेरा खाता संख्या दिस। हाँ सर बताइए क्या करूं? इस नंबर पे जो भी एटीएम है भाई ब्लॉक कर दे, जल्दी ब्लॉक कर दे, ब्लॉक कर दे। हाँ, तो ताकि वो दूसरा मेरे एटीएम से मेरे पैसे ना निकाल पाए, तो झट से क्या करेगा? वो ब्लॉक कर देगा। तो मैंने ब्लॉक कैसे करवाए? कस्टमर गेट इंफॉर्मेशन ऑफ बैलेंस अकाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन बाय टेलीफोन। तो टेलीफोन बैंकिंग इस काम आती है आजकल, है ना। ब्लॉक कर दिया, है ना, ये सब चीजें। आपको लगा कि आपके पास मैसेज आया कि भाई आपके पैसे, आपके खाते से इतने पैसे कट गए, ठीक है, आप बल्कि आपने ट्रांजेक्शन नहीं करी, फ्रॉड हो गया, तो ब्लॉक करा दो पहले, और तो ना कटे कम से कम। फिर आरबीआई को रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करो। तो भैया ये सारे काम टेली बैंकिंग पे होते हैं, क्योंकि रात को बैंक नहीं खुलता, है ना, राइट। और मैंने तुम्हें जो ऊपर फैसिलिटी बताई, आजकल इंडिया की सारी बैंक है सीबीएस। क्या है भैया? सीबीएस, सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या है? सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। सुनो कैसे, सेम एग्जांपल। मेरा खाता कहां खुला है? HDFC गाजियाबाद। मैं कहां गया भैया बच्चों को पढ़ाने? मान लो मुंबई के, बहुत दूर, सेम है ना। अब ये बताओ मेरे खाते में, मेरे गाजियाबाद के खाते में मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं, और मैंने को मुंबई में मैं 1 लाख रुपए गाजियाबाद से मुंबई ट्रेवल करके प्लेन में, ट्रेन में ले जाना नहीं चाहता कि रास्ते में कोई लूट ले, नींद और टेंशन में रहेगी, भैया रे कोई निकाल लेना, बैग न ले जाए कोई, है कि नहीं बात, राइट। अब मैंने मुंबई से बोला मेरे गाजियाबाद के खाते पे कॉल करके पूछ लो, मेरे खाते में 1 लाख रुपए पड़े, मुझे पैसों की जरूरत है, मुंबई मुझे कितने दे? मुंबई दे 1 लाख रुपए। अब मुंबई ये चेक कैसे करेगी? अपने यहां बैठे बैठे या तो कॉल करे, लेकिन मैं कह रहा हूं कॉल छोड़ो, अकाउंट कैसे चेक करेगी? पता कैसे चेक करेगी? हाँ, मेरा खाता संख्या अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे और मेरा उनका सॉफ्टवेयर क्या दिखा देगा कि अंकुर अग्रवाल खाते संख्या दिस, आधार नंबर दिस, हैज द अकाउंट इन गाजियाबाद HDFC एंड हैविंग द बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। क्या कॉल करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना, तभी के तभी दिखा दिया। अब ये बताओ मुंबई की ब्रांच को एक्सेस कैसे मिल गया गाजियाबाद की ब्रांच का? पता किससे मिला? क्योंकि सेंट्रलाइज बिलिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि सारा का सारा सॉफ्टवेयर का डेटाबेस मुंबई गाजियाबाद में नहीं है, HDFC के हेड ऑफिस में क्या है? जमा है।
है कि नहीं बात? मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी डेटा अपलोड किया, फेसबुक वालों को कैसे पता लग गया इट इज दिस इज इनएप्रोप्रिएट डेटा? और फेसबुक का डेटाबेस कहां है, हेड ऑफिस कहां है? यूएस में। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, उसमें पिक्चर लगा के डाल दी, है ना, कॉपीराइट क्लेम आ गया कि योर वीडियो इज कॉपीराइट बाय, है ना, मान लो धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, एंड दिस इज ब्लॉक बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम। अब ये मैंने काम गाजियाबाद में किया, है कि नहीं बात? राइट। फिल्म वाले कहां बैठे? मुंबई में। यूट्यूब वाले कहां बैठे हैं? यूएस में हेड ऑफिस है उनका, डेटाबेस भी तो यूएस में जमा है, कैलिफोर्निया में उनका डेटाबेस वहां है। उनके डेटाबेस को कैसे पता लग गया कि मैंने क्या किया है? कॉपीराइट चीज, कंटेंट का इस्तेमाल कर लिया, पढ़ाने में अपनी वीडियो में पिक्चर दिखा दी। कैसे? क्या बोलोगे आप? सर सेंट्रलाइज सिस्टम है। हाँ ऐसा होता है मेरे पास, क्योंकि ज्यादातर मैं क्या दिखाता हूं, कुछ फिल्म में ऐड दिखा दिए तो कॉपीराइट क्लेम आता है मेरे पास, फिर मुझे वो एडिट करनी पड़ती है, फिर वो अपलोड करनी पड़ती है दोबारा। चैनल बंद नहीं होता, पर वो उस ऐड को, जैसे मैंने मान लो तुम्हें कोई मूवी दिखाई, है ना, मान लो मैंने तुम्हें शाहरुख खान की मूवी दिखा दी, लेट से कोई, मान लो कोई पुरानी डीडीएलजे दिखा दी, ये हुआ किसी कॉन्सर्ट में, है ना। अब डीडीएलजे दिखा दी, मैंने तुम्हें दिखा दी, यहां चला दी, आवाज भी आ गई, जैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अपलोड करते विद इन अ मिनट्स, फिर मैं उसको क्रॉप करता हूं उस पोर्शन को, फिर अपलोड करता हूं, फिर वो राइट कर देते हैं। नाउ यू हैव द राइट टू पब्लिश एट योर चैनल, वरना पब्लिश नहीं करने देते। लेकिन मैं कह रहा हूं उन्हें पता कैसे लगा? सर कोर सॉल्यूशन से। ऐसी अगर मैं बैंकिंग को बोलूं तो वो कोर यूट्यूब सॉल्यूशन हो गया, है ना, वो सेंट्रलाइज यूट्यूब सॉल्यूशन हो गया। बैंक के लिए क्या बोलूंगा? वो कोर बैंकिंग और सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम। यानी एक बैंक को दूसरे, अपने यहां बैठे बैठे दूसरे का, पूरे इंडिया में किसी भी खाते को ऑपरेट करने का अगर अधिकार है, वो किसकी वजह से? सर सीबीएस सिस्टम। आसान बात है कि नहीं? तो अब मैं कहूंगा सीबीएस सिस्टम है तुम्हारे पास, सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम है, इसको चेक करो, मेरे खाते में पड़े हैं, हाँ पड़े हैं, है ना, पैसे यहां से दे दो, वहां से ट्रांसफर कर लो। तो मुंबई एचडीएफसी क्या करेगा? जल्दी बोलो। मुंबई एचडीएफसी गाजियाबाद एचडीएफसी से पैसा ट्रांसफर करके मुझे यहां पे क्या दे देगा? विड्रॉ दे देगा। इसे बोलते हैं सीबीएस सिस्टम। देखो ये लिखी बात, याद रहेगी बात, भूल मत जाना एग्जाम में। कस्टमर ओपनिंग अकाउंट इन वन ब्रांच, बताओ क्या लिख दूं? वन ब्रांच। ये लो, ये लिखी एचडीएफसी गाजियाबाद। फिर क्या लिखा है? कैन ऑपरेट सेम अकाउंट इन ऑल सीबीएस ब्रांच एनीवेयर इंडिया। तो मैंने उसे कहां ऑपरेट कर लिया? मुंबई। बात समझ में आ गई? ये लिखना है, एक कस्टमर अपना खाता खोलेगा एक ब्रांच में, और वो ऑपरेट कहां कर सकता है उसे? इंडिया के किसी भी कोने में, बैंक में जाके, है ना। डील विद द बैंक एज सीबीएस। बस वो ब्रांच क्या होनी चाहिए? सीबीएस होनी चाहिए। और आजकल इंडिया में सारी ब्रांचेस क्या है? सीबीएस है। कोई ब्रांच ऐसी कहीं है ही नहीं जो सीबीएस ना हो, अनलेस कि वो चंबल की घाटियों में ना खुली हो, डाकू मंगल सिंह के यहां, है कि नहीं बात? तो वरना सारी ब्रांच क्या है? सीबीएस है भैया। अब घर घर कंप्यूटर, गांव गांव कंप्यूटर पहुंच गया, सीबीएस सिस्टम है सारा, हर जगह वाईफाई कनेक्टेड है, सीबीएस सिस्टम है। बहुत समझ में आ गई बात? राइट। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एनईएफटी और आरटीजीएस।